12 एंग्री मैन ये 1957 की अमेरिकन कोर्टरूम ड्रामा मूवी है। इसकी IMDb पे रेटिंग 8.9 है। IMDb की टॉप लिस्ट में इसका नंबर है 5वां और ये दुनिया की 10 बेहतरीन मूवीज में से एक है। और मैं इस मूवी की कहानी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। और मूवी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मूवी शुरू होती है न्यूयॉर्क के कंट्री कोर्ट हाउस में, जहाँ पे एक जज वहाँ पे बैठे हुए जूरी मेंबर से कहता है कि सारे केस की डिटेल जान लेने के बाद कोर्ट को फैसला करने के लिए जूरी की राय चाहिए। इसीलिए केस की डिटेल पर गौर करने के लिए कुछ वक्त दिया जाता है। ये एक मर्डर केस की हेयरिंग है जहाँ पे 18 साल के एक लड़के ने अपने बाप को चाकू मार के कत्ल कर दिया। जूरी मेंबर्स को ये फैसला देना है कि लड़का कसूरवार है कि नहीं है। सारे जूरी मेंबर्स एक रूम में आते हैं ताकि वो वहाँ पर बैठ के फैसला दे सकें। सबसे पहले 2 चश्मशीश गवाहों की वजह से आप और मैं और जूरी समझते हैं कि लड़के ने खून किया है। एक चश्मदीद गवाह का कहना था कि उसने अपनी खिड़की से देखा था कि उस लड़के ने अपने बाप पे चाकू चलाया है। और दूसरे चश्मदीद गवाह का कहना था कि बेटे को बाप पर धमकी देते हुए सुना है कि वो उसे जान से मार देगा। और बाद में बाप को गिरते हुए देखा और उस लड़के को वहां से भागते हुए देखा। लड़के के पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से लड़का थोड़ा वायलेंट है। उसने कुछ दिन पहले ही एक चाकू खरीदा है जो वारदात पर पाए जाने वाले चाकू जैसा ही था, जिसमें से फिंगरप्रिंट मिटाए गए हैं। तो फिर सारे जूरी मेंबर्स केस को हल्के में लेते हैं, खास करके जूरी मेंबर 7, क्योंकि उसने बास्केटबॉल के एक मैच पे जाना है और उसने उस मैच की टिकट भी खरीदी हुई है। और अब पहली वोटिंग होती है जिसमें तकरीबन सारी जूरी मेंबर्स लड़के को कसूरवार मानते हैं और कसूरवार के हिस्से में वोट करते हैं। जूरी नंबर 8 लड़के को कसूरवार मानता है और उसके वोट में लड़के को कसूरवार मानता है। उसका मानना ये था कि किसी नतीजे पे जाने से पहले हमें इस केस पे एक बारी नजर मार लेनी चाहिए। वो चश्मदीद नंबर 2 की गवाही पर कुछ सवाल करता है और जिस चाकू से उसका कत्ल हुआ है उसी तरह का एक और चाकू लाकर सभी मेंबर्स के सामने रख देता है और सबको हैरान कर देता है। जूरी नंबर 8 का ये कहना है कि उसके मन में कुछ शक है, लेकिन जूरी नंबर 8 की बातों से किसी पर कुछ खास असर ना होते हुए देख वो सीक्रेट वोटिंग की डिमांड करता है। और अगर इस वोटिंग के बाद सब जूरी मेंबर्स उस लड़के को कसूरवार मानते हैं तो जूरी नंबर 8 को भी उस लड़के को कसूरवार मानना होगा। वोटिंग के बाद पता लगता है कि एक और मेंबर ने लड़के को कसूरवार माना है। जूरी नंबर 9 बताता है कि उसने अपना वोट बदला है क्योंकि वो जूरी नंबर 8 के इरादों की कदर करता है और ये भी मानता है कि केस पर डिस्कशन होना चाहिए। और डिस्कशन शुरू होता है और यकीन मानिए और आप भी एज अ व्यूअर एक जूरी मेंबर की तरह आप भी इस कहानी में इन्वॉल्व होते रहेंगे। जूरी नंबर 8 का कहना है कि मर्डर वाले घर के पास से ट्रेन गुजरने के आवाज के बीच कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो शायद चश्मदीद गवाह नंबर 2 ने किसी और की आवाज सुनी हो या ठीक से सुना ना हो। इसके बाद जूरी नंबर 5 अपना वोट बदलता है और इसके बाद जूरी नंबर 11 कहता है कि अगर लड़के ने सही में अपने बाप का कत्ल किया है तो वो कत्ल करने के बाद दोबारा कुछ घंटे बाद चाकू लेने वापस नहीं आता, जिन पर उंगलियों के निशान पहले से ही मिट गए हों। बाद में फिर से जूरी नंबर 8 कहता है कि कभी कभी लोग गुस्से में कह देते हैं कि मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सच में उसका खून कर देगा। वो सब कुछ कहा हुआ एक गुस्से में स्टेटमेंट हो सकती है। अब जूरी नंबर 5, 6, 8 चश्मदीद की गवाही पर सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जूरी नंबर 3 जूरी नंबर 8 पे गुस्सा हो जाता है और अनजाने में उसको मारने की धमकी देता है। और अब जूरी नंबर 8 अपना पॉइंट प्रूव करते हुए बताता है कि गुस्से में जूरी नंबर 3 ने जो कहा है वो मुझे मार देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में मुझे मार देंगे। और अब जूरी नंबर 6 और 2 भी अपना वोट बदल कर कसूरवार में कर लेते हैं और अब आधे कसूर की तरफ है और आधे बेकसूर की तरफ। लड़के ने जो अपनी सफाई में कहा है उस पर जूरी नंबर 4 को लड़की की बात पे शक है, क्योंकि लड़के को उस रात क्या हुआ था ये कुछ याद नहीं है। वो कहता है कि हो सकता है कि लड़का सच में ना बताना चाहता हो कि उस रात क्या हुआ था। इस बात पर जूरी नंबर 8 जूरी नंबर 4 का मेमोरी टेस्ट ले लेता है। इसमें वो पिछले हफ्ते की कुछ बात सही से याद नहीं कर पाता। जिस तरह जूरी नंबर 4 को याद करने में मुश्किल आ रही है, हो सकता है कि लड़के ने जो अपनी गवाही में कहा है कि उसे उस रात की बात सही से याद नहीं है, ये गलत नहीं माना जा सकता। जूरी नंबर 2 का एक सवाल है जो समझ नहीं पा रहा कि
कि वो लड़का जो अपने बाप से कद में छोटा है वो चाकू ऊपर से नीचे कैसे मार सकता है। जूरी नंबर 3 खुद चाकू अपने हाथ से पकड़कर प्रैक्टिकल करता है, जो जूरी नंबर 8 को प्रैक्टिकल करके बताने वाला था। और तभी सब चौंक जाते हैं और तभी जूरी नंबर 3 कहता है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, और वो करके बताता है। लेकिन तभी जूरी नंबर 5, जिसको इस तरह के चाकू के बारे में जानकारी है, वो कहता है कि कोई भी चाकू चलाने वाला ऊपर से नीचे की तरफ नहीं चलाएगा, एक्सपर्ट उसे नीचे से ऊपर की तरफ चलाएगा। जूरी नंबर 7, जिसे बेसबॉल देखने जाना था और डिस्कशन की वजह से उसका जाना कैंसिल हो गया और अब परेशान होकर वो अपना वोट बदल लेता है। और फिर जूरी नंबर 11 उस पर गुस्सा होता है। वो लोग फिर से वोटिंग करते हैं और अब जूरी नंबर 1 और 12 भी अपना वोट बदलते हैं और अब 9 बेकसूर की तरफ हैं और सिर्फ 3 कसूर की तरफ हैं। इस बहस के चलते एकदम जूरी नंबर 10 सब मेंबर्स पर गुस्सा हो जाता है और तब जूरी नंबर 4 उसे खामोश करता है और उसे बैठा देता है। जूरी नंबर 4 कहता है कि वो औरत जो पहली चश्मदीद गवाह है, उसने रास्ते की दूसरी तरफ से उस लड़के को अपने बाप का खून करते हुए देखा है। वो केस का सबसे ठोस सबूत है और उसे झुटलाया नहीं जा सकता। जूरी नंबर 12 अपना वोट बदलकर फिर से कसूरवार की तरफ चला जाता है। जब जूरी नंबर 4 अपनी आंखों के नीचे चश्मे की वजह से पड़े हुए निशान को परेशान होकर मसलता है तो अचानक जूरी नंबर 9 को याद आता है कि वो औरत जिसकी गवाही की दलील पर ये सब लोग बात कर रहे हैं, उसकी भी आंखों के नीचे बिल्कुल इस तरह का ही निशान था, लेकिन वो कोर्ट में चश्मा लगाकर नहीं आई थी। और तभी जूरी नंबर 8 फिर से कुछ बातें सामने लाता है। वो औरत उस वक्त सो रही थी और उसने उठकर उस हादसे को देखा, लेकिन उसकी आंखों पर वो चश्मा नहीं लगा था और इतनी देर में चश्मा लगाकर रास्ते की दूसरी तरफ खूनी को खून करके देखने वाली बात थोड़ा शक पैदा करती है। इसके बाद सारे जूरी मेंबर्स वोट बदलकर बेकसूर की तरफ आ जाते हैं, सिवाय जूरी नंबर 3 के। जूरी नंबर 3 अब अकेला पड़ जाता है और उसको सब पर गुस्सा आता है। वो सबके साथ चिल्ला चिल्ला कर बहस करने लगता है। उसकी बातों से ये पता लगता है कि उसका रिश्ता उसके बेटे से काफी खराब है और बहस करते करते वो टूट कर रोने लगता है और आखिरकार वो भी कहता है कि बेकसूर। और अब सब जज को फैसला देने के लिए तैयार हैं और अब वो कोर्ट रूम के बाहर निकलने लगते हैं और तब जूरी नंबर 3 उदास होकर बैठा होता है और तब जूरी नंबर 8 उसे कोर्ट बनाता है और उसे हौसला देता है। सब कोर्ट के बाहर निकल चुके हैं और तब जूरी नंबर 9 जूरी नंबर 8 को आवाज लगाता है और वो एक दूसरे को पहली बार अपना नाम बताते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी ऑस्कर के लिए बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट राइटर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में।